नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सेकंड ग्रेड के लिए जो पढ़ रहे थे साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी में अपने आज यूनिट नंबर 3 की क्लास नंबर 9 है और ये यूनिट 3 की आज अंतिम क्लास है। इसके बाद में आपकी यूनिट 4 शुरू हो जाएगी और उसके बाद में 5, 6, 7 और 8 टोटल 8 यूनिट दे रखी है। अब देखिए, आपका 4th यूनिट के साथ ही आपका आधे से ज़्यादा कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5वीं, 6ठी और 7वीं, 8वीं यूनिट है वो 4 यूनिट बहुत छोटी छोटी है, ये 4 यूनिट बड़ी बड़ी थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन का सिद्धांत। तो एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। तो एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम क्या था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन को नव फ्रायडवादी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड, उनके आगे की विचारधारा दी। ठीक है, तो इनको नव फ्रायडवाद कहते हैं। एरिक्सन मूलतः जर्मनी के वैज्ञानिक थे और बाद में ये अमेरिका में आकर बस गए थे। ठीक है, और इनके अनुसार एक बालक का विकास है वो उसके सामाजिक वातावरण की दशा एवं ऐतिहासिकता पर निर्भर करता है। मतलब वो किस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहता है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, इस सब पर बालक का जो मानसिक विकास है वो इस पर डिपेंड करता है, ऐसा कहना था एरिक्सन का। तो बात घूम फिर के यहीं आके अटक जाती है कि आखिर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आएगा कि नव फ्रायडवादी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया पुटअप 1। नंबर 2, एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये कलर ठीक रहेगा, आई थिंक ये वाला, ये ठीक है। और उसके बाद में देखिए, ये मूलतः कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो ये कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, और एरिक्सन ने किसको महत्व दिया? एरिक्सन के अनुसार बालक का विकास किस पर निर्भर करता है? तो ऐतिहासिकता और सामाजिक वातावरण पर। ये क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5, एरिक्सन की पुस्तक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़िए, एक बार थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं और बताएंगे आपको कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे। इन्होंने विकास को स्पष्ट करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी और उसमें वर्णन किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में इन्होंने एक नियम दिया जिसे पश्चात का नियम कहते हैं। अब पश्चात नियम होता क्या है? तो पश्चात नियम के अनुसार बालक की जो अगली अवस्था में होने वाला विकास होता है वो पिछली या पूर्व अवस्था से क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, और इन्होंने व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों को स्वीकार किया कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो सामाजिक अनुभूतियां होती है, उसने समाज में जो जो सीखा होता है उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो पश्चात नियम क्या है? तो किस नियम के अनुसार अगली अवस्था में होने वाला विकास पिछली या पूर्व अवस्था से प्रभावित होता है? तो पश्चात नियम में। तो ये पश्चात नियम का एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, सीधा इससे जोड़ के पूछेगा कि अगली अवस्था में होने वाला विकास पूर्व अवस्था से प्रभावित होता है किस नियम के अनुसार? तो पश्चात नियम के अनुसार। और एक इसी में एक अलग एंगल से क्वेश्चन बनेगा आपका सीधा कि पश्चात नियम किसने दिया? तो ये दिया एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे बढ़ो। तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 8 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी बताई उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने बताया फर्स्ट थी मुख्य, सेकंड थी गुदीय, थर्ड लैंगिक, फोर्थ सुप्तावस्था, फिफ्थ किशोरावस्था, सिक्स्थ पूर्व प्रौढ़ावस्था, 7वां प्रौढ़ावस्था एंड 8वां है वृद्धावस्था। इन्होंने कहा कि मुख्य अवस्था बोली जन्म से 1.5 वर्ष। तो इन्होंने बताया, देखो इन्होंने भी सेम उसी प्रकार से बताया जैसे अपने जो फ्रायडवादी थे ना, सिगमंड फ्रायड स्वयं, वो किस प्रकार से बखान करते थे उनका इन्होंने काफ़ी सहारा लिया। इन्होंने कहा कि जन्म से 1.5 वर्ष में क्या होता है, बच्चे के जो आकर्षण का केंद्र है वो उसका मुख होता है, वो कोई भी चीज़ दो सीधा मुंह में डाल देगा। ठीक है, जन्म से 1.5 वर्ष। तो इस समय वो विश्वास और अविश्वास इन दो द्वंद्वों से घिरा हुआ रहता है कि किस पर विश्वास करूं, किस पर ना करूं। ठीक है, क्योंकि उसे सही प्रकार से समझ नहीं होती और इसी विश्वास और अविश्वास के फल स्वरूप इनके मतलब आपस में ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन रहते रहते इसमें किसका जन्म होता है? आशा का जन्म होता है। आशा इसमें यहीं से आती है, जो आशा का गुण होता है मनुष्य में वो यहाँ से उत्पन्न होता है। उसके बाद में सेकंड है गुदीय अवस्था। तो 1.5 से 3 वर्ष की आयु के बालक का आकर्षण केंद्र गुदा होते हैं। ठीक है, और सिगमंड फ्रायड ने भी ऐसा बताया था कि भाई वो वासना होती है तो वो गुदा पर आकर रुक जाती है, ऐसे उसके बाद में ऐसे बताया था। बचपन में भी काम वासना का वर्णन किया है उन्होंने। तो इसमें क्या होता है, बच्चा देखो आत्मनिर्भर बनना चाहता है लेकिन वो कोई भी कार्य करता है तो उसको शंका रहती है, उसको लज्जा भी आती है कि भाई ये सही होगा गलत होगा, ऐसे शंका भी रहती है। और मतलब
शंका फील करता है, वो समाज में कहीं पर भी देख लेना, वो कुछ कर रहा है और आप उसको देख लोगे ना तो वो चीज़ करना बंद कर देगा। तो शंका और लज्जा रहती है, ठीक है, ऐसे समझो इसको। शंका वो शंका नहीं, ऐसे समझो, शर्म से, ठीक है। तो वो खुद भी करना चाहता है और उसे शर्म भी आती है, तो इससे उसमें इच्छा शक्ति का जन्म होता है। अगला है लैंगिक अवस्था, 3 वर्ष से 5 वर्ष। इसमें जो बालक है वो पहल करना वर्सेस अपराध बोध अर्थात दोष में, मतलब वो पहल भी करना चाहता है और उसे दोष भी होते रहते हैं, मतलब कई बार वो अच्छा कुछ करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है उससे, ठीक है, और इससे उसमें उद्देश्य का जन्म होता है। सुप्तावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। इसमें उसमें उद्यमिता, मतलब वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी टाइप होता है। 6 से 12 वर्ष का बालक देखो, काम दे दो आप कितना ही, वो मतलब पूरा थक्कर चूर नहीं होगा तब तक करेगा, और उसकी मतलब इंसल्ट थोड़ी सी होती है, वो हीन भावना बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो उद्यमिता वर्सेज हीन भावना, और इससे सामर्थ्य का गुण डेवलप होता है। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष की, तो इसमें एकात्मकता, तादात्मीकरण और भ्रांति, और इससे इसमें उत्पन्न होती है कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। पूर्व प्रौढ़ावस्था होती है 18 वर्ष से 35 वर्ष। इसमें घनिष्ठता वर्सेज एकांकीपन है और इससे प्रेम उत्पन्न होता है। प्रौढ़ावस्था 36 से 65 वर्ष की है। इसमें सृजनात्मकता वर्सेज ठहराव होता है, और इसमें देखभाल की जो भावना है वो क्या होती है, इस आयु में प्रबल होती है। और वृद्धावस्था 65 वर्ष से अधिक, तो इसमें संपूर्णता बनाम हताशा होती है, और इससे परिपक्वता है वो इसमें ज़्यादा छलकती है इस अवस्था में, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, ये सिद्धांत हो गया अपना एरिक्सन का सिद्धांत, और अब इसके आगे सिद्धांत आता है कैरोल गिलिगन का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कैरोल गिलिगन का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? गिलिगन का मत है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो पक्षपातपूर्ण है। इन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत को पक्षपातपूर्ण कहा, क्यों? क्योंकि यह सिर्फ पुरुषों के चिंतन को प्रदर्शित करता है। इन्होंने कहा कैरोल गिलिगन ने कि जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है ना, वो तो सिर्फ पुरुषों के चिंतन को ही प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने बोला क्यों, महिलाओं का क्यों नहीं? तो गिलिगन ने कहा कि महिलाएं जीवन भर कई मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करती है, और महिलाओं का नैतिक विकास संबंधी जो दृष्टिकोण है वो देखभाल के भाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो उसके देखभाल ही रहती है महिला के हिस्से में। बचपन में देखे तो भी देख लो, बचपन से ही वो घर को संभालना वगैरह कार्य, कोई भी आके सीधा उससे बोलता है कि बताओ भाई टी शर्ट कहाँ है मेरी, ठीक है, और जिसका प्रभाव मानव संबंधों पर पड़ता है। अब इन्होंने 3 स्टेज में बांटा कि पूर्व परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत स्तर, ये रहा। अब इन तीनों को समझते हैं। इन्होंने पूर्व परंपरागत स्तर में कहा कि शुरुआती दौर में इंसान के, और इस अवस्था में व्यक्ति अपने इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन में करने हेतु स्वयं का ध्यान रखता है। जीवन में किसी भी कार्य को करने हेतु वो स्वयं का ध्यान रखेगा। कोई भी कार्य करेगा ना तो पहले वो स्वयं का ध्यान रखेगा, अर्थात स्वार्थ और स्वयं का हित सोचना, ये होता है पूर्व परंपरागत स्तर में। उसके बाद में बताया कि इंसान जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बच्चे के बारे में बता रहा है यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर में। फिर परंपरागत स्तर में क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति जिम्मेदारी महसूस करने लगता है तथा दूसरों के प्रति देखभाल का भाव भी प्रदर्शित करता है, जैसे माता पत्नी इनकी भूमिकाओं में, ठीक है। मतलब ये महिलाओं को लेकर बताते हैं, माता हुई पत्नी हुई, तो वो अपनी अपनी भूमिका में क्या करती है। अब जैसे वो माँ बनी, माँ से पहले पत्नी थी, तो वो जिम्मेदारी महसूस करती है लेडीज भी, और जेंट्स भी देख लो इस अवस्था तक आते आते लगभग आप समझ लो किशोरावस्था और किशोरावस्था से आगे की अवस्था, तो इसमें वो जिम्मेदारी फील करने लग जाते हैं और उनमें देखभाल का भाव आ जाता है। और इस चिंतन के कारण कभी कभी व्यक्ति स्वयं के प्रति अनभिज्ञ रह जाता है, मतलब खुद का ध्यान रखना ही भूल जाता है, खुद के बारे में भूल जाता है, इतना मतलब दूसरों के देखभाल का सेवा के भाव में इतना लिप्त हो जाता है। और पश्च परंपरागत स्तर, इस अवस्था पर दूसरों की तथा स्वयं की देखभाल के सिद्धांत को स्वीकारा जाता है, ठीक है। तो वो ये भी मानने लग जाता है कि अब दूसरों की देखभाल के साथ साथ खुद की केयरिंग भी जरूरी है। और यद्यपि सभी व्यक्ति नैतिकता के इस स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो वहीं अटक जाते हैं कि खुद का करने में, स्वयं का ध्यान रखने में, खुद का, ठीक है। और कई लोग क्या होते हैं फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो दूसरों की देखभाल में उम्र गुजार देते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, खुद का पता नहीं है, बस बेटे बेटियों पोते पोतियों दो नाती नातिन, तो उनके चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है, ठीक है। तो ये कैरोल गिलिगन का नैतिकता को इन्होंने इस प्रकार से समझाया था। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ अपनी जो यूनिट 3 है वो 9 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से हम व्यक्तित्व यूनिट 4 को लेकर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,